लोडिंग कर देगी। हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर थे कोरिलेशन एंड रिलेशन, और इसको हमने रिवाइज किया। कोई डाउट? हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट? आगे बढ़े, चलिए फिर नोट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिजर्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिजर्वेशन। पहला पॉइंट, R is the geometric mean of byx and bxy. R is the geometric mean of byx and bxy, मतलब R equal to plus minus under root byx मल्टीप्लाई बाय bxy। बच्चों सेम फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, अब उसको हमने वर्ड्स की फॉर्म दे दी यहाँ पर। जो अंडर रूट है इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जियोमेट्रिक मीन। डन बच्चों। यहाँ पर तो थ्योरम पॉइंट आपके पास आएगा, तो आप क्या बोलोगे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। पॉइंट नंबर 2, इफ byx more than 1, if byx more than 1, it implies that bxy less than 1. That is, if 1 regression coefficient is more than unity, then other regression coefficient must be less than unity, must be less than unity, such that the product of both regression coefficient, product of both regression coefficient cannot exceed 1, cannot exceed 1. In other words, both regression coefficient cannot be more than unity, cannot be more than unity. Example, अच्छा पॉइंट आपके पास क्या है?
लेट से बी वाई एक्स मोर देन 1 है तो बी एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। पॉइंट समझे यहाँ पर। कोई मान लीजिए जब बी एक्स वाई मोर देन 1 है तो बी वाई एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। इस प्रकार कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों का मल्टीप्लाई 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बात समझे यहाँ पर। अभी कह लीजिए ये हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है और ये बच्चों हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है, और दोनों कंडीशन का सेटिस्फाइड होना यहाँ पर जरूरी है। दोनों कंडीशन का, शर्तों का पूरा होना यहाँ पर जरूरी है। समझे। मान लो मेरे पास बी वाई एक्स 1.4 दिया हुआ है, बी वाई एक्स 1.4 दिया हुआ है और बी एक्स वाई 1.5 दिया हुआ है। क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? क्या दूसरी हमें चेक करनी चाहिए यहाँ पर? जब पहली पूरी नहीं हो रही है तो दूसरी वेरीफाई करना कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बनता है। बात समझे यहाँ पर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर एक आपका 1 से ज्यादा है तो दूसरा 1 से कम होना यहाँ पर चाहिए। तो बच्चों ये केस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। केस नंबर 2, अगर बी वाई एक्स 0.9 है तो और बी एक्स वाई 1.5 है, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर एक 1 से ज्यादा है, दूसरा 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहली हमारे पास सेटिस्फाइड है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 1.5 इंटू 0.9 कितना बन गया? 1.35। क्या बच्चों 1 से ज्यादा आपके पास है? हाँ। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो रही है। पहली हो रही है पर दूसरी सेटिस्फाई होके यहाँ पर नहीं चल रही है। मुझे ये भी आंसर बन के यहाँ पर नहीं चलेगा। बात समझे यहाँ पर। थर्ड, बी वाई एक्स 0.9 है, बी एक्स वाई 0.6 है। या एक काम करो, अब बी वाई एक्स को फिलहाल 1.5 मान लो। क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बताओ बच्चों, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पर? थोड़े बाद यहाँ पर एक जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा है, दूसरा 1 से यहाँ पर कम है। क्या दोनों का मल्टीप्लाई 1 या 1 के बराबर या 1 से कम है? 1.5 इंटू 0.6 क्या बन जाता है? 0.9। तो बच्चों हमारे पास 1 से कम आ रहा है, यानी ये सिनेरियो हमारे लिए पॉसिबल है। ये सिनेरियो हमारे लिए पॉसिबल है। डन बच्चे यहाँ पर। यहाँ तो कोई डाउट? फोर्थ, अगर बी वाई एक्स 0.9 है, बी एक्स वाई 0.6 है। फोर्थ, बी वाई एक्स 0.9 है, बी एक्स वाई 0.6 है। क्या बच्चों पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बताइए, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? द आंसर इज यस। नो कैसे? हाँ जी, मैंने कहाँ बोला कि दोनों में से कोई भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता? मैंने क्या बोला है? अगर एक रिजर्वेशन कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा है, दूसरा 1 से कम होना चाहिए। मैंने कहाँ बोला दोनों 1 से कम नहीं हो सकते? बात समझे ध्यान से। मैंने आपको ये बोला है अगर एक 1 से ज्यादा है, दूसरा 1 से कम होना चाहिए। मैंने कहा बोला आपको कि अगर एक 1 से कम है, दूसरा 1 से ज्यादा होना चाहिए। मैंने वाइस वर्सा बोला ही नहीं कहीं पर भी आपको, ना मैंने आपको लिखवाया। पॉइंट समझे यहां पर। तो अगर एक 1 से ज्यादा है तो दूसरा 1 से कम होना चाहिए, और पहला 1 से कम है, दूसरा भी 1 से कम यहां पर पॉसिबल है। तो बच्चों आपके पास ये सिनेरियो यहां पर पॉसिबल है। बात समझे यहां पर। और इन दोनों का मल्टीप्लाई
कितना आपके पास आ गया 0.54, जो आपका 1 से यहाँ पर कम है। यानी बच्चों ये सिनेरियो भी यहाँ पर पॉसिबल है। बात समझे यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? हो जाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर कंडीशन आपके पास ये है, इफ अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा है तो दूसरा आपके पास 1 से कम होना यहां पर चाहिए। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज मोर देन यूनिटी अदर मस्ट बी, पर कंडीशन क्या? अगर एक 1 से ज्यादा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? मस्ट बी लेस देन यूनिटी। ठीक है। इवन एट द एंड मैंने आपको क्या बोला? बोथ कैन नॉट बी मोर देन यूनिटी, दोनों 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहीं भी वाइस वर्सा वर्ड का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया है। डन बच्चों? यहां पर किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़े यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3। ये सारे बच्चों पॉइंट थ्योरी में आते हैं। तो मैंने आपको कई बार बोला थ्योरी हमेशा एग्जाम में कंसेप्चुअल आती है। बात समझे? यहां पर जो चैप्टर थ्योरी वाले हैं बताऊंगा आपको, ये सैंपलिंग हो गया वहां प्रॉपर थ्योरी आपके एग्जाम में आएगी। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स हो गया वहां प्रॉपर थ्योरी एग्जाम में आएगी। पर यहां से 99.9% हमेशा थ्योरी कौन सी आती है? कंसेप्चुअल। डन बच्चे? यहां पर ऐसा भी थ्योरी एग्जाम में आती है। पॉइंट नंबर 3, if r equal to 0 then byx and bxy equal to 0। अगर r की वैल्यू 0 है, r यानी कि कोरिलेशन, और कोरिलेशन की वैल्यू 0 है तो byx और bxy भी आपके पास क्या होगा? 0 होके यहां पर चलेगा। पॉइंट नंबर 4, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक करिए बात, द रिग्रेशन लाइन्स ऑलवेज intersect at their AMs। AM यानी कि अर्थमेटिक मीन, यानी कि x बार और y बार, x बार और y बार। बच्चों मेरे पास दो लाइंस होती हैं, कौन कौन सी? यहां पर y ऑन x और x ऑन y। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक लाइन मान लो मेरे लिए y ऑन x है, दूसरी लाइन मान लो मेरे लिए x ऑन y है। तो जिस पॉइंट पर ये आपस में कट कर रही है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? यहां पर इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पर आपस में कट कर रही है वो पॉइंट कौन सा होगा? मीन का। मीन यानी कि x बार और y बार, मीन यानी कि x बार और y बार। बात समझे यहां पर? डन बच्चे? यहां पर तो मान लीजिए अगर आपके पास दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो लाइन आपके पास यहां पर गिवन है। ठीक है। और कह रहा है फाइंड आउट x बार एंड y बार, फाइंड आउट x बार एंड y बार। ठीक है। और क्वेश्चन बोला हुआ है ये दोनों लाइन आपके पास कौन सी है? रिग्रेशन लाइन। इसमें से एक y ऑन x है और दूसरी मेरे पास यहां पर x ऑन y है। बात समझे? यहां पर मुझे नहीं मालूम कौन सी y ऑन x है, कौन सी यहां पर x ऑन y है, ना ही मुझे चाहिए। डन बच्चों? यहां पर मुझे क्या चाहिए? यहां पर x बार और y बार की वैल्यू चाहिए। इतनी बात समझते हो? यहां पर अब करना कैसे है? आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो जैसे आप 10 तक सॉल्व करते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दो इक्वेशन सॉल्व करना है, y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या होगा? 2। तो बच्चों x की वैल्यू क्या होगी? 1। 10 तक का बच्चों मैथ है यहां पर, सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है। और इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बताओ बच्चों y की वैल्यू कितनी यहां पर आ रही है? y की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ रही है? यहां पर 0। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। जो x की वैल्यू है इसको आप क्या मान लोगे? x बार। जो y की वैल्यू है इसे क्या मान लोगे? y बार। तो मीन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1 एंड 0। मीन की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 एंड 0। बात समझते हैं यहां पर? डन बच्चों? यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़े यहां पर पॉइंट नंबर 5,
ये हो गया नोट डाउन। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, angles between the regression lines depend on correlation coefficient. Depend on correlation coefficient. पॉइंट नंबर 6, 5, 6, 7, 8 4 पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, फिर ऐसा डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 6 लिखिए यहां पर, एफ आर इक्वल टू 0, देन regression lines are perpendicular to each other, perpendicular to each other, that is angle 90, angle will be 90. Point number 7, if r equal to +1 or r equal to -1, then regression lines are identical or reversible or coincident. Identical, reversible or coincident. Point number 8, to regression lines are never parallel to each other, never parallel to each other. Point number 9, एक लिखिए, if r increases from 0 to 1, r increases from 0 to 1, then the angle decreases from 90 to 0. The angle decreases from 90 to 0. The further FAR, the further the lines are from each other, the lesser is the correlation, and vice versa. The lesser is the correlation and vice versa. डन बच्चों यहां पर। थोड़ा बच्चों हल्की फास्ट स्पीड। देखिए हमने बात समझी यहां पर कि हमारे पास दो लाइंस हैं, एक y ऑन एक्स है, एक x ऑन y है। वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है कौन सी लाइन y ऑन एक्स है, कौन सी यहां पर x ऑन y है। पहला पॉइंट हमने ये समझा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, x बार और y बार। दूसरा पॉइंट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसके बीच में एक एंगल बनेगा। समझते बात है यहां पर। अब वो जो एंगल है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, वो जो एंगल है
वो किस पे डिपेंड करता है, आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो एंगल है किस पे डिपेंड करेगा, आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कोरिलेशन के ऊपर डिपेंड करके यहां पर चलेगा। कहता है अगर हमारे पास आर की वैल्यू या 0 पॉसिबल है या 0 से लेके आर की वैल्यू, डन बच्चे यहां पर, ये तो आर की वैल्यू 0 पॉसिबल है या आर की वैल्यू 1 पॉसिबल है। अगर आर की वैल्यू 0 है तो एंगल हमारे पास होगा 90 का। अगर आर की वैल्यू 0 है तो एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 का। अगर आर की वैल्यू 1 है तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और अब ध्यान से नोटिस करो, तो आर की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एंगल हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आर की वैल्यू 0 से 1 पर आ रही है, आर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एंगल हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द आर एंड द एंगल बिटवीन द रिजरेशन लाइंस। डन बच्चे यहां पर। अब अगर आर की वैल्यू 0 है और एंगल मेरे पास 90 है, 90 को आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। 90 को आप क्या बोलते हो यहां पर, परपेंडिकुलर। समझते बात है यहां पर, 10th तक का मैथ है। अगर जियोग्राफिकल आपने ज्यादा नहीं भी आते तब भी मेरा मानना कोई दिक्कत यहां पर आने नहीं चाहिए। बच्चों पॉइंट क्या आपके पास कि अगर मेरे पास इस प्रकार दिया हुआ है, एक x ऑन y है, एक y ऑन x है, इसके बीच जो एंगल आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 90 का यहां पर आ जाएगा। पर अगर ऐसा है तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बात समझे यहां पर। इसके अलावा ऐसा भी पॉसिबल है कि जो लाइन मेरे लिए y ऑन x है वही लाइन मेरे लिए क्या हो जाए, x ऑन y हो जाए। एक ही लाइन मेरे लिए y ऑन x है, एक ही लाइन मेरे लिए x ऑन y है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, जब बाजार में विंटर में हमारे पास जैकेट्स आती है, रिवर्सिबल होती है, 2 साइड से पहनी जा सकती है। बात समझे यहां पर, होती जेड एक ही है पर 2 साइड से पहनी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार लाइन तो बच्चों एक ही आपके पास है, और यही लाइन किसका काम कर रही है, y ऑन x का, और ये लाइन किसका काम कर रही है यहां पर, x ऑन y का। बात समझे यहां पर। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिकल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, कॉन्सिडेंट कह के यहां पर चल रहे हैं। डन बच्चे यहां पर ये पॉसिबल कब है, अगर r की वैल्यू आपके पास क्या है, +1, या r की वैल्यू आपके पास क्या है, -1। बात समझे यहां पर, ये कब पॉसिबल है, जब r की वैल्यू +1 या r की वैल्यू -1। या इस बात को छोड़ो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास लाइन आइडेंटिकल है, इसमें अगर मेरे पास लाइन आइडेंटिकल है, क्या यहां पर कोई एंगल आपको नजर आ रहा है, क्या यहां पे कोई एंगल नजर आपको आ रहा है, नहीं। तो एंगल मेरे पास कितना आ गया यहां पर, 0। समझते बात यहां पर। और अगर एंगल 0 है तो r की वैल्यू क्या होगी, या तो +1 या फिर -1। +1 क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 क्या होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इतनी बात समझते हैं यहां पर। तो यही बच्चों पॉइंट हमने ऊपर मेंशन किए हुए हैं। पहला पॉइंट, एंगल बिटवीन द रिजरेशन लाइन डिपेंड अपॉन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, कोरिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, अगर r की वैल्यू इंक्रीज कर रही है 0 से 1, r की वैल्यू इंक्रीज कर रही है 0 से 1, एंगल आपके पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी रिलेशन मेरे पास कौन सा आ रहा है, इनवर्स आके यहां पर चल रहा है। द फार्दर द लाइन्स आर फ्रॉम ईच अदर द लेसर इज द कोरिलेशन। कहता है जिन लाइंस में जितना ज्यादा गैप होगा उसके बीच कोरिलेशन उतना ही कम होके यहां पर चलेगा, या फिर जितना ज्यादा गैप कम होगा कोरिलेशन क्या होगा, ज्यादा यहां पर बन जाएगा। बात हो रहा है यहां पर। इसके अलावा बच्चों अगर r की वैल्यू 0 है तो एंगल मेरे पास क्या होगा, 90 का, और 90 का होगा, इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, परपेंडिकुलर कह के यहां पर चलते हो। समझते बात यहां पर। एंड r की वैल्यू +1 है या r की वैल्यू -1 है तो आपके पास लाइंस या आइडेंटिकल होंगी, रिवर्सिबल होंगी, या फिर कॉन्सिडेंट होके यहां पर चलेंगी। डन बच्चे यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर एक लाइन ऐसे है दूसरी आपके पास ऐसे होगी। 2 लाइंस आर नेवर पैरेलल।
they can be perpendicular, they can be reversible, but they can intersect each other, but they cannot be parallel to each other. बात समझिए यहाँ पर. तो पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, these are never parallel to each other. तो पॉइंट नंबर 8 ये बच्चों आपके पास है. आई थिंक सारे पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं. डन बच्चों. यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर, इसमें कुछ नोट डाउन करना आप लोगों ने, बताओ फटाफट. करना नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत नहीं है. अपना आप देखिए, नोट डाउन करिए. हो जाए बच्चों. ऑल डन. पॉइंट नंबर 10. द rejuvenation coefficient are independent of origin but not of scale. Independent of origin but not of scale. बच्चों दो पॉइंट आपके पास है, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल. और ये पॉइंट आपका चार जगह आता है. पहला सेंट्रल टेंडेंसी में, दूसरा डिस्पर्सन में, थर्ड कोरिलेशन, फोर्थ रिजर्वेशन. इसके अलावा आप कहीं नहीं पढ़ोगे. ठीक है. चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर दोनों जगह इसका असर आता है. बात समझे. यहां पर डिस्पर्सन में ओरिजिन का असर नहीं आता है, स्केल का असर आके चलता है. बात समझे. यहां पर जब असर नहीं आता है उसको आप क्या बोलते हो, इंडिपेंडेंट. कोरिलेशन में दोनों पर असर आके नहीं चलता है, रिजर्वेशन में ओरिजिन का नहीं आता है और स्केल का असर आके यहां पर चलता है. बात समझे. यहां पर डन बच्चों. क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस यानी कि इंडिपेंडेंट या नॉट अफेक्टेड, और इसका मतलब हो जाएगा आपके पास डिपेंडेंट या अफेक्ट बाय. तो बच्चों फिलहाल हमने 10 पॉइंट यहां पर किए हैं. पहला पॉइंट आपके पास क्या था, कोरिलेशन इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द रिजर्वेशन कोएफिशिएंट. दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, अगर एक
रिजरेशन कोफिशिएंट मोर देन 1 है, दूसरा क्या होना चाहिए, लेस देन 1। इस प्रकार दोनों मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा नहीं होना यहां पर चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों, सिमेट्री याद नहीं मुझे। तीसरा पॉइंट, जरा आर की वैल्यू 0 है तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई भी आपके पास क्या होगा, 0। चौथा पॉइंट, इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, मीन होके यहां पर चलेगा। कई बार मीन की वैल्यू निकालनी आपको यहां पर आ सकती है। 5 6 7 8 9।
बच्चों वाला पॉइंट था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको हम बोलते हैं आर स्क्वायर। तो जो भी आर की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ओ डी। इसका एक फॉर्मूला और है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय total variation, not COD is the square of correlation coefficient. COD is the square of correlation coefficient. तुम्हारे बात यहां पर जब आप R का स्क्वायर करते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, COD। R मेरे पास क्या है, कोरिलेशन। तो थ्योरी में पॉइंट बच्चों आया हुआ है कि COD आपके पास क्या है, स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसी का एक नाम और है कोएफिशिएंट ऑफ अकाउंटेड वेरिएबल्स। कोएफिशिएंट ऑफ अकाउंटेड वेरिएबल्स, COD का एक नाम आपके पास और है कोएफिशिएंट ऑफ अकाउंटेड वेरिएबल। निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक सिंपल है R की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। ये वैल्यू दी होगी, ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की इतनी वैल्यू है, टोटल की इतनी वैल्यू है, डिवीजन आपको करना है और COD आपको वहां पर मिल जाएगा। इसी का दूसरा बच्चों पार्ट है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, COND। और ये क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। और बच्चों एक नाम मेरे पास और आता है कोएफिशिएंट ऑफ अनअकाउंटेड वेरिएशंस। कोएफिशिएंट ऑफ अनअकाउंटेड वेरिएशन। ऊपर कौन सा आपके पास आया था, कोएफिशिएंट ऑफ अकाउंट वेरिएशन। यहां पे क्या बोल रहा है, अनअकाउंट वेरिएशन यहां पर कह रहा है। बच्चों ध्यान रखना, टोटल वेरिएशन इक्वल टू होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस। टोटल वेरिएशन होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो शनिवार को टेस्ट वाले दिन गायब थे? कोई है जिन्होंने चैप्टर किया हुआ है? तुम्हें चैप्टर नहीं किया गुंजन, तुम पहली क्लास से आ रही हो। हाँ जी, बीच में चले गए थे, कोई बात नहीं। जिन लेक्चर्स में आए थे उनका टेस्ट दिया आपने? हाँ जी, आपके पड़ोसन नहीं दिया? हाँ जी, इधर से वजह? और कौन है यहां पर बॉयज में? बताओ ईमानदारी से, शर्माना क्या है? नहीं दिया। कोएफिशिएंट ऑफ अलाइनेशन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। तो बच्चों पॉइंट आपके पास क्या है, तीनों फॉर्मूलाज आर की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। आर का स्क्वायर कर दिया तो क्या बन जाएगा, COD। 1 में से
आर स्क्वायर को माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा COND। थोड़े बात यहाँ पर। और अगर आपने इस 1 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया तो क्या बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ अलाइनेशन। डन बच्चे यहाँ पर। यानी तीनों के लिए या तो आर की वैल्यू आपको देगा या आर की वैल्यू आपको निकालनी होगी। पॉइंट समझे यहाँ पर। डाटा इस प्रकार देगा कि आर की वैल्यू कंप्यूट वहां पर कर सके। इतना हो जाएगा। तो बच्चों फिलहाल हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए यहाँ पर 14 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। तो एक बार फटाफट रिकॉल करिए। इन 14 पॉइंट से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला बच्चों पॉइंट आपके पास क्या था, ये हो गया नोट डाउन, ऑल डन। पहला पॉइंट बच्चों आपके पास क्या था, कोरिलेशन इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट BY(x) मल्टीप्लाई बाय BXY। दूसरा पॉइंट बच्चों आपके पास क्या था, इफ BY(x) मोर देन 1 देन BXY मस्ट बी लेस देन 1। इस प्रकार BY(x) मल्टीप्लाई बाय BXY लेस देन इक्वल टू 1। तीसरा बच्चों पॉइंट आपके पास क्या था, अगर r की वैल्यू 0 है तो BY(x) BXY भी आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना यहां पर चाहिए। चौथा पॉइंट आपके पास था कि इंटरसेक्शन ऑफ y on x और x on y शुड बी इक्वल टू x बार और y बार। ये बच्चों थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल भी आके चलता है। जब दो इक्वेशन आपको दे देगा और बोल देगा कि रिजर्वेशन लाइन्स है, आपको x बार और y बार की वैल्यू यहां पर निकालनी है। 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 पॉइंट बच्चों डिपेंड करते हैं एक कि द एंगल बिटवीन द रिजर्वेशन लाइन डिपेंड अपॉन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब r की वैल्यू 0 है देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इट मींस एंगल विल बी 90 डिग्री। इफ r इक्वल टू +1 और r इक्वल टू -1 दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक चीज पॉसिबल होगी, या r इक्वल टू +1 या r इक्वल टू -1 लाइन्स आर आइडेंटिकल और रिवर्सिबल और कॉन्सिडेंट और एंगल विल बी 0, एंगल विल बी 0। डन बच्चे यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या था, द लाइन्स आर नेवर पैरेलल टू ईच अदर। अगला पॉइंट आपके पास क्या था, इफ r मूव फ्रॉम 0 to 1 द एंगल विल मूव फ्रॉम 90 to 0। द फर्दर द लाइन्स आर फ्रॉम ईच अदर द लेसर विल बी द कोरिलेशन। डन बच्चे यहाँ पर। देन बच्चों पॉइंट आपने किया था, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिजर्वेशन कोएफिशिएंट इज लेस देन इक्वल टू r BY(x) प्लस BXY डिवाइड बाय 2 लेस देन के मोर देन है, मोर देन इक्वल टू r। डन बच्चे यहां पर। देन अगला पॉइंट आपने किया था, इफ BY(x) इक्वल टू BXY देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तीन बच्चों पॉइंट आपने किए COD, COND और कोएफिशिएंट ऑफ अलाइनेशन। COD का दूसरा नाम आपके पास क्या है, अकाउंट वेरिएबल। COND का दूसरा नाम क्या हो गया, अनअकाउंट वेरिएबल। ठीक है। फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस r स्क्वायर। COD का दूसरा फॉर्मूला क्या था, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। COND का दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। डन बच्चों यहाँ पर। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखे, पॉइंट अच्छा एक पॉइंट आपके बीच में रह गया, जो लाइन बनती है y on x की और x on y की, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स या x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश वाई, उस तरीके जो आप क्या बोलते हो यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर कह के चलते हो। बच्चों बीको में आप चैप्टर पढ़ोगे टाइम सीरीज, बीको में चैप्टर आएगा स्टैट्स के अंदर टाइम सीरीज, उसमें जो लीस्ट स्क्वायर है ये पूरा डीप में आपके पास आएगा। 18-20 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पर आता है, ये पूरा लीस्ट स्क्वायर होता क्या है, बात समझे यहाँ पर। अभी हम उतनी बात कर रहे हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट है, बात समझे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 15 लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड estimate value is called an error or residue, an error or residue। ट्रू वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू। बच्चों अभी आपका +2 का रिजल्ट आने वाला है,
आपने भी नंबर एस्टिमेट भी किए होंगे, ठीक है। क्या असल में वही नंबर आएंगे? कम ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है ना। 2 नंबर कम, 2 नंबर ज़्यादा, तो जो डिफरेंस होगा आपका एस्टिमेट और एक्चुअल का, उसको आप क्या बोलते हो? रेसिड्यू या फिर एरर कह के यहाँ पर चलते हो। जब नंबर ज़्यादा आएंगे, जब नंबर आपके पास कम आके यहाँ पर चलेंगे, एग्जैक्ट सेम नंबर कभी भी आने वाले यहाँ पर नहीं। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। चलिए ओपन करिए मॉड्यूल, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेज नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 2। करें स्टार्ट। वन 180। तुम्हारी बुक कहां पर है? तुम्हारी कहां पर है? बैग में है। फिर लेके क्यों आए हो? हाँ जी, और आप में से कौन है यहाँ पर जो बुक लेके आया पर बैग में है? इतने आलसी हो कि बाहर निकालने का भी आलस है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द मीन ऑफ 2 वेरिएबल 3 and 1 रिस्पेक्टिवली द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स आर। देखो हमारे पास कह रहा है 2 लाइन्स ऑफ, या तो ए है या बी है या सी है या फिर डी है। लेट्स से ऑप्शन ए आंसर है 5x + 7y = 22, 6x + 2y = 20। पहले आराम समझिए, यहाँ पर लेंथी प्रोसेस। अगर मुझे इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तरीका क्या बनता है? आप सबको याद होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वास्ते यहाँ पर। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया? 30x + 42y = 132, चेक करना एक बार। और 30x + 10y = 100। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। इनको सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 32y = 32। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1। डन बच्चे यहाँ पर। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? 3। और अगर x की वैल्यू 3 है, यानी x बार 3 है, y बार 1 है। डन बच्चे यहाँ पर। और यही क्वेश्चन बोल रहा है इफ द मीन आर 3 and 1 रिस्पेक्टिवली। डन बच्चे यहाँ पर। अब मैं आपको कह रहा हूं इस तरीके को छोड़ो, ये काफी लेंथी तरीका है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हिडन ट्रायल करो। अब हिडन ट्रायल क्या बोलता है? अगर x बार 3 है, y बार 1 है, मैं ये भी कह सकता हूं कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। इतनी बात समझते हैं यहां पर। और इस 3 और 1 को पहले ऑप्शन ए में पुट करिए। अगर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, वरना बी, वरना सी, अदरवाइज डी। मतलब ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 5x + 7y = 22। जब -22 इधर आगे क्या बन जाएगा? +22। तो 5 × 3 + 7 × 1, 15 + 7 किसके बराबर आ गया? 22 के बराबर आ गया। समझते बात यहाँ पर। सिमिलरली 6x + 2y = 20, 6 × 3 + 2 × 1 कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा? 20। ये टेक्निक आपके पास क्या होती है? हिडन ट्रायल, जहां पर आपको x और y की वैल्यू गिवन है और 1 by 1 ऑप्शन क्या करिए? वेरीफाई करके यहाँ पर चले। बात समझे यहाँ पर। तो 2 तरीके आपके पास हैं, या प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए या हिडन ट्रायल यहाँ पर कर दीजिए, हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट? कन्फर्म बच्चों? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और देखिए क्या दिया हुआ है। If the correlation coefficient between 2 variable is 0, correlation coefficient यानी R की वैल्यू क्या है? 0।
देन द लाइन्स ऑफ रिजरेशन आर परपेंडिकुलर। अगर आर की वैल्यू 0 होती है तो लाइन्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होके यहाँ पर चलती हैं। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। सेम पेज बच्चों कोई हमारे पास क्वेश्चन बाकी है, हो चुके हैं सारे यहाँ पर। अगले पेपर आइए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल। बच्चों आइडेंटिकल कब होती है, व्हेन आर इक्वल टू +1, जीरो कहां से आ गया, आर इक्वल टू +1 या फिर आर इक्वल टू -1। बच्चों +1 भी है -1 भी है, पर आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, आइदर ए और बी। डन बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, आर इक्वल टू दिस, सीओडी बच्चों निकालना है। अब सीओडी का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर कितना बच्चों आ गया, 0.36। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़े। इसके बाद अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों 13 में हमारे पास बोल रहा है टू रिजरेशन इक्वेशन आर एस फॉलो, एक्स और वाई की ये लाइन है, वाई और एक्स की ये लाइन है, और आपको क्या निकालना है, मीन। आपको क्या निकालना है, मीन। अब दो तरीके बनते हैं, एक आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक्स बार और वाई बार बन जाएगा। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल भी किया जा सकता है। अगर लेट से ऑप्शन ए आंसर है, लेट से ऑप्शन ए आंसर है, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 6, 1 बाय 1 पुट करिए, 5x माइनस वाई इक्वल टू 22। ऑप्शन ये इक्वेशन दी हुई ना आपके पास, तो 5 इंटू 8 माइनस 6 इक्वल टू 22 क्या आपके पास आ रहा है, नहीं, तो ऑप्शन ए आंसर बन के यहां पर नहीं चलेगा। मेरी बात हो रहा है यहां पर, किसी बच्चों डाउट, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है, ऑप्शन सी चेक करिए। बच्चों ऑप्शन सी में x की वैल्यू हमारे पास 6 है, y की वैल्यू 8 है। पहली इक्वेशन को वेरीफाई करिए, 5 इंटू 6 माइनस 8 क्या 22 के बराबर आ रहा है, यस। 5 इंटू 6 कितना बन जाएगा, 30, माइनस 8 कितना बच्चों आपके पास हो जाएगा, 22। समझते बात यहां पर। इसके बाद ऑप्शन इक्वेशन 2, 64 इंटू 6 माइनस 45 इंटू 8 माइनस 24 इक्वल टू 0। बताओ बच्चों आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी। डन बच्चों यहां पर, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉपर सॉल्व करिए या फिर हिट एंड ट्रायल करके यहां पर चलिए, हो जाए बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट, आगे बढ़े। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन प्लस 0.9, यानी आर की वैल्यू 0.9 और आपको क्या निकालना है, सीओडी। सीओडी बच्चों क्या बनेगा, आर स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.81। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, द टू लाइन्स पास थ्रू। बच्चों दो लाइन कहां से पास करती है, इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन क्या हो गया, मीन, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर कह रहा हूं, स्टैट्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड पॉइंट्स। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और बच्चों ग्रेजुअली याद होंगे, एकदम सारे याद होने वाले यहां पर नहीं है। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, बात समझे यहां पर। अदरवाइज क्वेश्चन आर जो भी आपके पास आते हैं ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आउट द फॉलोइंग विच अफेक्ट्स द रिजरेशन कोएफिशिएंट। बच्चों रिजरेशन कोएफिशिएंट को क्या अफेक्ट करता है, चेंज ऑफ स्केल। डन बच्चों यहां पर सेम पेज, बाकी मेरा माना सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे बढ़े यहां पर, अगले पेपर आइए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए और देखिए क्या दिया हुआ है, द टू लाइन आर दिस एंड दिस, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चों मीन वैल्यू आपको निकालनी है, मैंने बच्चों यही एग्जांपल लिया था, मैंने दो लाइन आपको लिखवाई थी और मीन आपके पास एक्स का 1 आया था, वाई का 0। डन बच्चों यहां पर हो जाएगा, कर लोगे। इसके बाद सेम पेज 23, आर की वैल्यू गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। बच्चों नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर, 0.64 बचेगा। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चों यहां पर सेम पेज, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं।
मालूम है कि नहीं मालूम है? आगे बढ़े यहां पर, पेज नंबर 183 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द डैश ऑफ टू रिजर्वेशन कोएफिशिएंट। बच्चों कोरिलेशन क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला। बच्चों सीओडी का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर, या फिर आपके पास क्या होता है? एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। चेक करो यहां पर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसमें ना एक करेक्शन करनी पड़ेगी आपको। जो ऑप्शन ए है ना, क्वेश्चन नंबर 28, सीओडी क्या था बच्चों? आर स्क्वायर, ये आपको मालूम है। एक्सप्लेन्ड डिवाइड बाय टोटल, ये भी आपको मालूम है, ये दिया हुआ है वैसे भी ऑप्शन के अंदर। इसके अलावा एक आंसर और बनता है, 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड डिवाइड बाय टोटल होना चाहिए। वह टाइपिंग एरर है, वहां जो डिवीजन है वो होल डिवीजन आपके पास है। वहां जो डिवीजन है वो आपके पास होल दिया हुआ है। जब बेसिकली 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड आपके पास होना यहां पर चाहिए। इससे होगा क्या बच्चों? टोटल आपके लिए क्या बन जाएगा? एलसीएम, इधर टोटल और इधर अनएक्सप्लेन्ड। अगर आप टोटल में से अनएक्सप्लेन्ड माइनस करते हो तो आपके पास कौन सी वेरिएशन बचेगी? यहां पर एक्सप्लेन्ड। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल वेरिएशन। मेरी बात हो रहा है यहां पर? ठीक है, जो डिवीजन है ना वो खाली इधर आना चाहिए। आंसर में 1 के डिवाइड में भी आपको दिया हुआ है। अरे आ रहा समय में हो जाएगा कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द रिजर्वेशन कोएफिशिएंट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन। किसका असर नहीं आता है? चेंज ऑफ ऑरिजिन का असर आके नहीं चलता है। 32 रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल, द आंसर विल बी ट्रू। कैसे? देखो एक बार बच्चों, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 500 बड़ा 300 दिया हुआ है। ठीक है, 300 एलसीएम आ जाएगा, 300 माइनस 500 बटा 300 हो जाएगा, माइनस 200 बटा 300 हो जाएगा आर स्क्वायर। मेरा सुना ध्यान से, अगर आर स्क्वायर है ना तो ये वैल्यू माइनस में आ ही नहीं सकती। ये वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। जब आर स्क्वायर है ये वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। उसका बच्चों रीजन क्या है? आर की रेंज हमारे पास क्या थी? -1 से लेके +1। आर की रेंज हमारे पास क्या थी? -1 से लेके +1। अगर आर स्क्वायर करोगे तो जो माइनस की वैल्यू है वो भी आपके पास क्या बन जाएगी? प्लस में बन जाएगी। और जो प्लस की वैल्यू हो वो पहले से ही आपके पास यहाँ पर प्लस में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? तो इसे आर स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस में होके चलता है। जबकि आर स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस में यहाँ पर दिया हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल। और यही बच्चों कह रहा है रिलेशनशिप ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल, द आंसर विल बी ट्रू। डन बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। ये बात हो रहा है यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? सेम पेज बच्चों, मेरा माना एक क्वेश्चन आपका बाकी है, क्वेश्चन नंबर 31 और 31 के अलावा 25। आगे बढ़िए, पेज नंबर 184 पर क्वेश्चन नंबर 37, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट मीन। डन बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 40, एम ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब byx प्लस vxy डिवाइड बाय 2 मोर देन इक्वल टू क्या होता है? r होता है। तो एम हमेशा क्या होगा? मोर देन इक्वल टू r होके यहां पर चलेगा। डन बच्चे, यहां पर मैंने पॉइंट नंबर 10 शायद आपको लिखवाया था, द एम ऑफ द रिजर्वेशन कोएफिशिएंट मोर देन इक्वल टू r। तो आंसर बच्चों बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
42, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42। If the relation line y on x is given by this, Karl Pearson coefficient of correlation is this, then find out the value of this। देखो बी वाई एक्स कौन सी लाइन से मिलेगा? y on x से, और y on x की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 2। डन बच्चे, यहां पर बी वाई एक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? माइनस, अगर इक्वेशन दी हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। डन बच्चों, यहां पर या इसको आप ऐसे कर लो बच्चों, बी वाई एक्स की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। ये बात समझते हो? यहां पर अगर आमने सामने कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या बनती है? 2, और b की वैल्यू क्या बनती है? 1। वहां से भी आंसर आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। डन बच्चे, यहां पर अब आपको निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इसके अलावा एक वैल्यू और गिवन है, r की वैल्यू 0.5। तो r की वैल्यू आपके पास है, बी वाई एक्स आपके पास आ चुका है, और आपको इस हिस्से की वैल्यू निकाल के यहां पर चलनी है। इतनी बात हो रही है यहां पर, यहां तक कोई डाउट? डन बच्चे, यहां पर अब मुझे एक चीज बताओ, बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला आपके पास था r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। डन, यहां पर बी वाई एक्स की वैल्यू 1 आई है, r की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स हो जाएगा। तो दिक्कत यहां पर बच्चों, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स क्या बनेगा? 1 अपॉन 0.5। भाई 0.5 कहां चला गया? डिवीजन में 1 अपॉन 0.5। इतना समझते हो यहां पर? किसी बच्चे डाउट? 1 अपॉन 0.5 क्या होता है? 2। डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चे डाउट? और मुझे चाहिए क्या यहां पर? सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? मैं लेफ्ट साइड को क्या कर रहा हूं? स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, तो जो राइट साइड है वो भी क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या बन जाएगा? 4। डन बच्चों, यहां पर उसने आपसे यही पूछा है, आंसर क्या बन जाएगा? 4। सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। डन बच्चे, यहां पर रिपीट, आपके पास इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को आपने इक्वलाइज किया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के। वहां से b की वैल्यू आपके पास आ गई, r की वैल्यू गिवन है। डन बच्चे, यहां पर b को आप क्या बोलते हो? बी वाई एक्स के यहां पर चलते हो। अब बच्चों, बी वाई एक्स के मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। मैंने ये वाला क्यों चूज किया? जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में है। और बी वाई एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में फॉर्मूला कौन सा हमारे पास है? r मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स यहां पर। तो बच्चों, पहले मैंने क्या किया? बी वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी। डन। जो 0.5 है वो डिवीजन में चला गया, इस पॉइंट पर कोई डाउट? डन बच्चों, यहां पर 1 डिवाइड बाय 0.5 क्या बन जाएगा? 2। पर मुझे चाहिए क्या? स्क्वायर। बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहां पर? 4। तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहां पर? 4। बताओ, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? कंफर्म हो जाए, नोट डाउन, ये करना है तो रह गया हो। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा बच्चों, सेम पेज हमारा कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर है? सेम पेज 43 हुआ है, और बाकी सारे हो गए हैं। पेज नंबर 184 पर आ जाइए। मैं कहां पर हूं? 184 तो हो गया ना? 185 पर आ जाइए। 185 पर हमारे पास आई थिंक सारे ही हो गए हैं। पेज नंबर 186 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 59 दे लीजिए एक बार। 59 सिंपल बच्चों, पॉइंट है, रिपीट हो रहा है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिलेशन लाइन आर दिस।
दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? उनका मीन। ये वैसे आना चाहिए एक्स बार और वाई बार। एक्स वाई लिखा हुआ है पर एक्स बार और वाई बार आना चाहिए, जो परफेक्ट आंसर यहां पर बनता है। डन बच्चे यहां पर? अच्छा, मान लो एग्जाम में एक्स बार वाई बार ना दिया, फिर क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। फिर आप क्या चूज करोगे वहां पर? एक्स एंड वाई, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बात समझिए यहां पर? मे बी नॉट द एग्जैक्ट आंसर बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट नियरेस्ट। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कंफर्म बच्चों यहां पर? क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। गिवन दैट द वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होना चाहिए, बी वाई कैसा आ गया? एंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज दिस। रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई चाहिए। ये तो ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो पेंडिंग करो यहाँ पे, मतलब वर्ड्स की गड़बड़ है यहाँ पे। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो ऑफ वाई होना चाहिए, बाय एंड द रिग्रेशन लाइन, तो चलो ठीक है, और एक्स एंड वाई हमें यहां पर चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों, बाद में आपको क्या बोल रहा है? रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स दिया, वाई इक्वल टू 40 प्लस 0.5 एक्स माइनस 30, और क्या रहा है? एक्स और वाई की लाइन पता करनी है। डन बच्चे यहां पर? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जो वाई और एक्स की लाइन दी हुई है, अगर मैं 40 को लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं, कोई दिक्कत? इक्वल टू क्या बचा आपके पास? 0.5 एक्स माइनस 30। मेरी बात समझते हो यहां पर? वाई ऑन एक्स की लाइन आपके पास थी क्या? वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो यहां से आपको कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है? वाई बार की वैल्यू 40, बी वाई एक्स की वैल्यू 0.5, और एक्स बार की वैल्यू कितनी यहां पर आ जाएगी? 30। इतनी बात समझते हो यहां पर? कोई बच्चों दिक्कत है यहां पर? ऑन द राइट साइड एक्स और वाई की इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। एक्स बार की वैल्यू 30, बी एक्स वाई मुझे अभी नहीं मालूम, वाई बार की वैल्यू 40। डन बच्चे यहां पर? तो अगर मेरे पास बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाए, मेरा आंसर आ जाएगा। अब बी एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? देखो, मुझे समझ रहा पहले लाइन में क्या दिया हुआ है, मैं इसको अलग तरीके निकाल रहा हूं। मेरे पास बी वाई एक्स की वैल्यू है 0.5, बी वाई एक्स को आप बी बोलते हो। डन बच्चे यहां पर? और बी की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई? 0.5। डन बच्चे यहां पर? मुझे बी एक्स वाई चाहिए। बी एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं? बी डैश। और आपको बचपन से मालूम होना चाहिए, जो डैश होता है उसको आप क्या लिखते हो? 1/b। ये पढ़ा हो आपने, कहना चाहिए बी डैश, जो डैश होता है उसको आप क्या लिखते हो? 1/b। बी की वैल्यू क्या है? 0.5। तो बी डैश की वैल्यू कितनी यहां पर आ गई? 2। यानी बी एक्स वाई एक तरीके से मेरे पास कितना बन जाए यहां पर? 2। डन बच्चे यहां पर? और मैं इस वैल्यू को पुट करूं 2 यहां पर, x इक्वल 30 इधर चला गया, प्लस 2 इन ब्रैकेट y माइनस 40। यही बच्चों आपको आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चों यहां पर? आपको x और y की इक्वेशन यहां पर चाहिए, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। तो मेनली 3 वैल्यू आपको चाहिए, x बार, y बार और बी एक्स वाई। एक्स बार वाई बार, तो इक्वेशन को जो y ऑन एक्स है उसको कंपेयर करोगे, वहीं से मिल जाएगा। और वहां से वैल्यू कौन सी मिलेगी आपको? बी वाई एक्स की। और मुझे कौन सी चाहिए? बी एक्स वाई की।
बी वाई एक्स आपके पास क्या हो गया बी एक्स वाई क्या हो गया बी डैश क्या हो गया 1/b, बी क्या हो गया 0.5, तो बी डैश क्या बन जाएगा 2, यानी बी एक्स वाई क्या बन जाएगा 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। कन्फर्म बच्चों, यहां पर ये बात आ रही समझ में? किसी बच्चों डाउट? ये हो गया नोट डाउन? कोई रह गया हो? बच्चों सेम पेज और कौन से क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर है? बाकी सारे आई थिंक हो चुके हैं। अगले पेपर आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 इस चैप्टर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। द रिजर्वेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया है, 65 हमारा पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ लीजिए एक बार। इफ द स्लोप ऑफ रिजर्वेशन लाइन इज कैलकुलेट टू बी 5.5, इंटरसेप्ट 15, द वैल्यू ऑफ y, क्या लिखा हुआ है? चलो देखता हूं क्या क्या लिखते हैं बच्चों। स्लोप का मतलब स्लोप का सिंबॉलिकली आप क्या बोलते हो? रिजर्वेशन में स्लोप को आप सिंबॉलिकली क्या बोलते हो? पता नहीं सर, कहीं पर आया ही नहीं पॉइंट, तो ना तो मैं याद। इंटरसेप्ट को ना, थोड़ा गलत बोल रहे हो। इंटरसेप्ट, हाँ वही इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट सिंबॉलिकली आप क्या बोलोगे इसको? सिंबॉलिकली रिग्रेशन के अंदर और सिंबल इसका लिखना, हमें यहां पर क्या मेंशन करेंगे? देखो y ऑन x की लाइन क्या होती है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। डन बच्चे यहां पर। अब एक चीज बताओ, a को क्या बोलते हो? a फॉर एप्पल, ठीक है ना? a फॉर इंटरसेप्ट। अब चेक करना है एक बार, y ऑन x में मैंने a और a डैश तो क्या लिखा था वहां पर? इंटरसेप्ट। और b हमारे पास क्या था वहां पर? स्लॉप। बच्चों a की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 15। स्लॉप की वैल्यू कितनी है? 5.5। और x मैं मान के चल रहा हूं, x मेरे पास कितना दिया यहां पर? 6। 15 प्लस 33 इक्वल टू कितना बन जाए यहां पर? 48। तो y की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी? 48। बात समझे यहां पर? मैंने बच्चों कैसे रीड किया यहां पर? वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y निकालना है। अगर x हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6 यहां पर दिया हुआ है। अब y की वैल्यू निकालनी है और x गिवन है, उसको आप क्या बोलते हो? y ऑन x। और y और x की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। डन बच्चों, यहां पर a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है। वैल्यू पुट करिए, आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा 48। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 67 अगेन इस चैप्टर नहीं है, जहां मिस टाइपिंग है। और इसके अलावा मेरा मानना बाकी सारे क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। और डन बच्चों यहां पर? हाँ जी, बात करते हैं हम। यहां तो कोई डाउट? पेज नंबर 188 पर आ जाइए। 188 पर क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों कर लोगे। दो इक्वेशन गिवन है और आपको एम निकालना है, बताओ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। कहता है द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ टू लाइन्स फॉल एट दिस पॉइंट विद द मीन ऑफ एक्स वैल्यू 16, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 16। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर दिस। एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। और बच्चों मीन ऑफ वाई आपको निकालना है। वाई का मीन बच्चों 0 बनेगा, वाई का मीन 0 बनेगा। इसके लिए आपको एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई चाहिए ही नहीं यहां पर,
लाइन पहली दोबारा ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या बोल रहा है यहां पर, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द लाइन फॉल एट एक्स एक्सिस, मतलब अगर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, 0x और y, दो लाइन होते हैं, 1 और 2, वो कह रहे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली कहां पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पर यहां पर पड़ रहा है। जरा एक्स एक्सिस पे पड़ेगा तो बच्चों एक्स की वैल्यू तो आपके पास होगी, वाई की वैल्यू यहां पर नहीं होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी तो वाई बार अपने आप क्या बन जाएगा, 0 बन के यहां पर चलेगा। तुम्हारे बाद यहां पर किसी बच्चों डाउट हो जाएगा, डन बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 फिर से रिपीट है, रिजर्वेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। बाकी सारे क्वेश्चन सेम पेज यहां पर हो चुके हैं। अगले पेपर आइए एक बार, क्वेश्चन नंबर 79 बच्चों, 79 कर लीजिए होमवर्क में, फिर से टाइप रिपीट है, दो इक्वेशन है, एक्स बार और वाई बार कंप्यूट यहां पे करना है, कर लोगे, लिख रहा हूं मैं, हो जाएगा। सेम पेज मेरा माना बच्चों, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ जी, एक डाउट बीच में आया था, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ उसमें, हाँ बताओ क्या डाउट है बच्चे, हाँ जी, बी वाइट्स कैसे निकाला है, फोर आया ना नीचे, हाँ हाँ, मतलब ये है कि बी की वैल्यू आ जाए, ये कंफ्यूज हो गया, एक मिनट, वर्ड्स आराम से पढ़ो। इफ द रिजर्वेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय दिस, मेरे पास वाई ऑन एक्स की इक्वेशन गिवन है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई ऑन एक्स की बाय डिफॉल्ट इक्वेशन क्या होती है, वाई ऑन एक्स की बाय डिफॉल्ट इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब मुझे कंपैरिजन करना है तो y के सामने y आ गया, a के सामने 2 आ जाएगा और bx के सामने x यहां पर आ जाएगा। तो यहां पे आमने सामने कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या बनती है 2 और b की वैल्यू 1 के 0 1, b को आप क्या बोलते हो बी वाई एक्स इक्वल टू 1। अब बताओ डाउट क्या है, हो गया यहां तक, चलिए बच्चों इन बिटवीन हमारे 2-4 क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर थे, निपटाओ फटाफट, फिर टाइम बचेगा, एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा, कल उम्मीद है आपकी क्लास हो सकती है 3 बजे, 2:45 आप फ्री हो जाते हो ना 2:45 पर, तो अराउंड 3 o'clock मैथ की क्लास बच्चों आपकी हो सकती है, 3 से 3:45-4 बजे तक, जैसा आप चाहोगे वैसा कर लेंगे। अब हम नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहोगे तो बच्चों आपका सिलेबस सितंबर में चला जाएगा, बात समझे। अभी आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, इट्स ओनली सेकंड चैप्टर, और जो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा, उसकी वैल्यू कम होगी, जैसे टाइम वैल्यू मनी है 10 से 12 लेक्चर, पीएनसी है 8 से 10 लेक्चर, एपीजीपी है 8 से 10 लेक्चर, वो वहाँ पर इतना टाइम कंज्यूम आपका करेगा। बात समझे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन अलग है, लिमिट्स अलग है, कंटिन्यूटी है, सेट फंक्शन रिलेशन है, सब कुछ दिया हुआ है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज हैं, सब कुछ बच्चों आपको दिया हुआ है। उसके अलावा एलआर है, एलआर जल्दी हो जाएगा, एलआर में आपके 4 चैप्टर हैं, 20 मार्क्स में आते हैं, 10 लेक्चर में हमारा काम हो जाना चाहिए, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप ही सोल्व करोगे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना, क्लास में ही सोल्व करेंगे। और स्टैट्स में अभी आपको दूसरा चैप्टर है, इसके बाद इंडेक्स नंबर आ जाएगा, देन वी विल मूव टू एलआर, पर बाद में दोबारा स्टैट्स में आएंगे, फिर आप करोगे प्रोबैब, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग, ये सारा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
तो हमें इसको टाइम से पूरा करना है। पूरा करने के अलावा बच्चों इसको रिवाइज भी करना है, सिलेबस ज़्यादा है। चैप्टर वाइज क्या होता है, पॉइंट रिकॉल करने में आसानी होती है। तो जब पूरा सिलेबस एक साथ आ जाएगा, पहली बात दिन क्वेश्चन आएंगे नहीं वहाँ तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर चैप्टर से, बात समझे यहाँ पर। और एग्जैक्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, गलती गुंजाइश वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो वो प्रोफेशन आने में टाइम लगता है, बात समझे यहाँ पर। मैं चाहता हूँ और हमारी डेली क्लास हो जाए मैथमेटिक्स के, तो नियर अबाउट जून एंड तक मैं आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। तो जुलाई अगस्त 2 महीने आपके पास होंगे जहाँ इजीली आप मैथ को रिवाइज कर सकें, ठीक है। और जून एंड तक आपकी इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी। जुलाई में हम जो अकाउंट्स का मॉड्यूल 2 है वो स्टार्ट करेंगे। सर मैं भी अकाउंट का मॉड्यूल 2 स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक बारे में 2 ही हमारे सब्जेक्ट चले यहाँ पर, तो जुलाई में आराम से मॉड्यूल 2 करेंगे। हाँ जी, मैं सबसे पढ़ाता हूँ बच्चों, ऑलराउंडर में। बताओ। नहीं हो जाएगा, टाइम ज़्यादा बच्चों ही भी। पहले सीबीडी होता था, फाउंडेशन पहले सीबीडी होता था, और उसके एग्जाम जून में होते थे, 17 जून 15 जून के अराउंड। और जैसे आप अभी आए हो वैसे उस समय वो आते थे, तब हमारे पास 2 महीने थे, तभी बैच मैनेज हो आता था। जितना टाइम होता है ना, हम उसी हिसाब से एफर्ट्स करते हैं। अगर मान लो आपका टाइम जल्दी होता, एग्जाम जल्दी होते, जो क्लास आपकी 4 घंटे की है वो 6 घंटे की हो आते। मेरी बात समझे यहाँ पर। तो जैसे अब मतलब आपसे पहले एग्जाम नवंबर में होता था, फिर हम 2 घंटे क्लास लेते थे वहां पर। तो जितना टाइम होता बच्चों उसी हिसाब से चलते हैं, पूरे बात है यहाँ पर। तो ये चीज़ है, तो मेरा मानो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर डेली क्लास में, कोई परेशानी, कोई ऑब्जेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या दिया हुआ है। ये बच्चों कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं। इफ देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन अ सीरीज द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ विल बी। कहता है अगर हमारे पास सीरीज में इंक्रीज होगा, सीरीज में इंक्रीज होगा, तो बच्चों हमारे पास जो लाइन होगी वो इस प्रकार होती है। ये ना पॉइंट्स बीच में रह गए आप लोगों के, ये पॉइंट आपके स्कैटर डायग्राम का, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू में इंक्रीज है, एक्स की वैल्यू में, वाई की वैल्यू में इंक्रीज है, तो बच्चों लाइन हमारे पास नीचे से ऊपर जाएगी। डन बच्चों यहाँ पर। तो आर की वैल्यू वहां पर क्या होती है, +1। आर की वैल्यू क्या होती है, +1। डन बच्चों यहाँ पर। इसी को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, लीनियर रिलेशन। लीनियर में आपके पास क्या था, एक्स में इंक्रीज है, वाई में इंक्रीज है, कांस्टेंट इंक्रीज होके यहाँ पर चल रहा है, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, +1। डन बच्चे यहाँ पर। सेम पेज आई थिंक एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बच्चों, इन केस स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक कोरिलेशन इज। मतलब आप फुल स्पीड पे जा रहे हैं, आप फुल स्पीड पे जा रहे हैं, सामने दीवार है, आप ब्रेक कब लगाओगे, दीवार के करीब पहुंचकर या बहुत पहले, बहुत पहले। क्यों, स्पीड ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा है तो जहां पर आपका टकराव होने की उम्मीद है उससे पहले डिस्टेंस आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना यहां पर चाहिए। मान लो बच्चे स्पीड 10 की है, फिर आप दीवार के करीब जाके भी ब्रेक लाके वहां पर चल सकते हो। अब मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो यहां पे क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल, जो आपका ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर है, अगर उसकी स्पीड और डिस्टेंस कितनी दूरी पर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, कि आपको ब्रेक कब लगाने चाहिए, कितने डिस्टेंस पर ब्रेक लानी चाहिए। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए ब्रेक लगाने के लिए। समझते बात यहां पर। तो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम पेज आई थिंक बाकी सारे हो चुके हैं। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन आपको और था, क्वेश्चन नंबर 43। बच्चों 43 में ये मेनली ना आपका रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। और रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला कौन सा, जहां पे टाई हो रहा है। डन बच्चों यहां पर, जहां पे टाई हो रहा है, और कमाल की बात है ये चारों ही गलत दिए होंगे, ये चारों कहने के बच्चों मिस्टेक है। पर जो एग्जैक्ट फॉर्मूला में आपको लिखवाया हुआ है 1 - 6 इन ब्रैकेट समेशन d² प्लस n³ माइनस m/2 के डिवाइड में n इंटू n² -1। बात समझे यहाँ पर। तो वो पूछा उन्हें यहाँ पर है, पर कहना कि हर फॉर्मूले के अंदर
हल्की फुल्की यहाँ पर गलती है। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा क्वेश्चन आपका बाकी था, तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 65। कोरिलेशन याद है कार्ल पियर्सन या भूल चुके हो? राजे बाजे। कार्ल पियर्सन में कोरिलेशन निकालने के 4 तरीके आपके पास थे, कोवेरियंस, एक्चुअल, एज्यूम और रेसिडुअल। एक्चुअल मीन में एक फॉर्मूला आपके पास था, समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। डन बच्चे यहां पर। जिन्हें चैप्टर किया हुआ कार्ल पियर्सन। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर मीन इज 0। बात समझो ध्यान से। इस लाइन का, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? समेशन एक्स वाई की वैल्यू 0 है। समेशन एक्स वाई की वैल्यू 0 है। और बच्चों हमारे पास सेंटेंस में मीन इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने आपको बोला था जहां सेंटेंस में मीन इस्तेमाल करेगा वहां पे क्या अप्लाई करोगे? एक्चुअल मीन। और एक्चुअल मीन का फॉर्मूला आपके पास ये बनता है। और इस फॉर्मूले में समेशन एक्स वाई क्या दिया हुआ है? 0। मेरे पास एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू नहीं है। डन बच्चे यहां पर। अगर होती भी 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन के यहां पर चलेगा। मेरी बात समझे बच्चे यहां पर। तो अगर आपके पास समेशन एक्स वाई दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 0 है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, अल्टीमेटली बच्चों क्या बन जाएगा? 0। डन बच्चों यहां पर। इसके अलावा आई थिंक बाकी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। डन। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों, मैं क्या कराऊँ आपको? 155 हो गया है। हाँ जी हाँ बच्चों ऑनलाइन मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ। विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर।